में सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, धांधली हुई थी और यह सब कुछ यहीं तक सीमित नहीं रहा। सुभाष चंद्र बोस के बाद अगली बारी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आजादी से पहले जब वर्ष 1946 के अविभाजित भारत में प्रांतीय चुनाव हुए तो इनमें कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी जीत के साथ लौटी थी, यानी कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली। तब हमारे देश में कुल मिलाकर 1585 प्रांतीय सीटें थीं, जिनमें से 923 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग 425 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन क्योंकि बहुमत कांग्रेस के पास था, इसलिए यह तय हो चुका था कि जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत भारत छोड़कर जाएगी तो देश में पहली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और प्रधानमंत्री उस नेता को बनाया जाएगा जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा। और उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद इस पद पर 6 वर्षों से विराजमान थे, यानी 1940 से कांग्रेस की कमान उन्हीं के पास थी। लेकिन क्योंकि यहां सवाल प्रधानमंत्री की कुर्सी का था, इसलिए महात्मा गांधी ने बिना देर किए आजाद को एक चिट्ठी लिखी और उन्हें अध्यक्ष पद के चुनाव से बाहर रहने को कहा। और महात्मा गांधी ने चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया कि वो सिर्फ नेहरू को इस पद पर देखना चाहते हैं, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू भी गांधी के समर्थन से बहुत उत्साहित थे, उन्हें लगा अब तो मेरी जीत निश्चित है। लेकिन चुनौती यह थी कि उस जमाने में अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों का चुनाव कांग्रेस की प्रदेश समितियों को करना होता था, यानी प्रदेश समितियां जिसको चुनेंगी वही अध्यक्ष बनेगा। और उस समय देश में कुल मिलाकर ऐसी 15 समितियां थीं, प्रदेश समितियां, जिन्हें चुनना था कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। और जब इन प्रदेश समितियों ने वोट डाला तो 15 में से 12 समितियों ने सरदार पटेल को अध्यक्ष पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया। 15 में से 12 वोट सरदार पटेल को मिले। बाकी की 3 समितियों ने जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया को अपना समर्थन दिया। और इन नतीजों की घोषणा 29 अप्रैल 1946 को तब की गई जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जब नतीजों का ऐलान हुआ तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सन्न रह गए, बड़े निराश हुए, क्योंकि नेहरू अध्यक्ष पद की दौड़ से पूरी तरह से बाहर हो चुके थे, जबकि सरदार पटेल को पार्टी और अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी मिलनी अब तय हो चुकी थी, क्योंकि 15 में से 12 समितियों ने सरदार पटेल को वोट दिया था और नेहरू को एक भी समिति ने वोट नहीं दिया। लेकिन इसके बाद सरदार पटेल के साथ एक ऐसा विश्वासघात हुआ जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जेबी कृपलानी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट्स। इस पुस्तक में वो बताते हैं कि उस दिन जब नेहरू का नाम कहीं नहीं आया, किसी ने नेहरू को वोट नहीं दिया, तो महात्मा गांधी ने खुद से उनका नाम प्रस्तावित कर दिया। सोचिए, महात्मा गांधी का अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था देखिए उनकी। जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला और महात्मा गांधी ने उन्हीं का नाम प्रस्तावित कर दिया। और इस तरह चुनाव 2 नेताओं पर केंद्रित हो गया। एक थे सरदार पटेल जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले थे, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू जिन्हें एक भी वोट नहीं मिला था, लेकिन वो गांधी की पसंद थे। नेहरू तभी अध्यक्ष बन सकते थे जब सरदार पटेल अपना नाम वापस लेते, वरना सरदार पटेल का अध्यक्ष बनना तय था। इसलिए महात्मा गांधी ने जेबी कृपलानी से इशारों में कहा कि वो सरदार पटेल को एक पर्ची पर हस्ताक्षर करने के लिए दें जिस पर यह लिखा हो कि वो अपना नाम अध्यक्ष पद से वापस ले रहे हैं। और जब जेबी कृपलानी ने वो पर्ची सरदार पटेल को दी तो सरदार पटेल इतने आहत हुए कि उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ये पर्ची महात्मा गांधी को दे दी गई। अब फैसला महात्मा गांधी को करना था, इसलिए उन्होंने बैठक में जवाहरलाल नेहरू से यह कहा कि किसी भी प्रदेश कमेटी ने उनका नाम इस पद के लिए नहीं चुना है, इसलिए वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। नैतिक रूप से नेहरू को बैठक में यह कहना चाहिए था कि उन्हें कोई वोट नहीं मिला है, इसलिए पटेल को ही पार्टी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नेहरू इस पर खामोश रहे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। महात्मा गांधी क्योंकि नेहरू के समर्थन में थे, इसलिए उन्होंने इस चुप्पी को, इस खामोशी को एक संदेश के तौर पर समझ लिया और एक बार फिर से इसी बैठक में सरदार पटेल को उनसे उनका नाम वापस लेने के लिए कहा। और इस बार सरदार पटेल महात्मा गांधी के कहने पर नाम वापस लेने के लिए तैयार हो गए और चुनाव से बाहर हो गए, और जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष भी चुन लिया गया और अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री भी।
अब यहां 3 बातें आपके लिए जानना बड़ा दिलचस्प है। पहली बात, सुभाष चंद्र बोस के समय हुए चुनावों की तरह इन चुनावों में भी महात्मा गांधी की लोकप्रियता सरदार पटेल से कम साबित हुई। महात्मा गांधी नेहरू को खुला समर्थन दे रहे थे, लेकिन फिर भी किसी भी प्रदेश समिति ने नेहरू का नाम तक नहीं लिया। अब सोचिए, महात्मा गांधी की बात कहां रह गई। दूसरी बात, महात्मा गांधी ने 1939 और 1946 के चुनावों में प्रत्यक्ष रूप से दखल दिया, जबकि वो पार्टी में किसी भी पद पर नहीं थे। महात्मा गांधी ने 1934 में ही कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो कांग्रेस पार्टी के चुनावों में नेहरू की शील्ड बने हुए थे, नेहरू को हमेशा बचाते थे। और तीसरी बात ये कि सरदार पटेल की जगह नेहरू को चुनने के पीछे महात्मा गांधी ने तब 3 वजहें बताई थी। उनकी वजहें भी सुन लीजिए। पहली वजह उन्होंने बताई, वो थी उम्र। 1946 में जवाहरलाल नेहरू की उम्र 56 वर्ष थी, जबकि सरदार पटेल की उम्र थी 70 वर्ष। और महात्मा गांधी को लगता था कि सरदार पटेल नेहरू से उम्र में 14 साल बड़े हैं और अक्सर बीमार रहते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए उनकी जगह नेहरू को यह जिम्मेदारी मिलनी चाह रही है, क्योंकि वो युवा हैं। लेकिन अब समय का ये चक्र देखिए, समय का खेल देखिए। एक जमाने में महात्मा गांधी ने सरदार पटेल से 14 वर्ष छोटे जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, और आज गांधी परिवार ने शशि थरूर से 14 वर्ष बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाया। शशि थरूर आज 66 वर्ष के हैं और खड़गे 80 साल के हैं, और ये एक बड़ा अजीब सा संयोग है। दूसरी वजह यह थी कि गांधी नेहरू को मॉडर्न जमाने के का नेता मानते थे। वो कहते थे ये बहुत आधुनिक है। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नेहरू कांग्रेस के कैंप में अकेले ऐसे नेता हैं जो अंग्रेजों जैसे हैं। यानी गांधी जी को लगता था कि नेहरू विभाजन के समय अंग्रेजों से अच्छी तरह से डील कर पाएंगे, उनसे दोस्ताना संबंध बना पाएंगे, जबकि उन्हें सरदार पटेल पर भरोसा कम था, क्योंकि वो पटेल को एक ऐसा नेता मानते थे जो सख्त है और शायद जिन्ना और अंग्रेजों के साथ अपनी शर्तों पर डील करेगा। तीसरी वजह जो बताई गांधी जी ने, वो है नेहरू की बगावत का डर। महात्मा गांधी को यह भी लगता था कि अगर नेहरू को प्रधानमंत्री का पद नहीं मिला और वो सरकार में नंबर 2 की हैसियत से काम करते हैं, तो वो अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, जो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि सिर्फ गांधी जी के इन विचारों की वजह से पहले सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी से दूर कर दिया गया, और फिर सरदार पटेल को भी उनका हक नहीं मिला। लेकिन अब कल्पना कीजिए, अगर सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते, या सरदार पटेल के साथ वर्ष 1946 में तब धोखेबाजी ना हुई होती, तो क्या होता? तो मौजूदा भारत और मौजूदा कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं होती जैसे आज आपको